कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो हम पॉलिटी में टॉपिक देख रहे थे केंद्र राज्य संबंध, उसी के तहत उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसको बोलते हैं केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन उनके क्या होते हैं वो देखना है। ठीक है, लास्ट क्लास जब मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि केंद्र और राज्य के बीच बच्चों जो रिलेशन है उसमें पहला हमने विधायी संबंध देखा था। ठीक है, विधायी का मतलब केंद्र कहाँ पे कानून बनाएगी, राज्य कहाँ कानून बनाएंगे, ऐसे कौन से मैटर होंगे जो राज्य ये कहेगी केंद्र से आप हमारे कानून बना दीजिए। ठीक है, यानी और ऐसे सब्जेक्ट जहाँ किसी का मतलब जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया, यानी अवशिष्ट शक्तियां, उस पर कौन कानून बनाएगा, समवर्ती पे कौन कानून बनाएगा, ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी हुई थी। उसी के तहत आज हम देखेंगे केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन देखो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जो एक बार पढ़ेगा मतलब आपको भले ही दिक्कत होगी, आपको एक बार पढ़ने में भले ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया आप लाइफ में किसी भी पॉइंट पे मात नहीं खाओगे, ये कंफर्म है। और अगर आप ये सोचते गए कि सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर फैक्ट वगैरह रट के एग्जाम क्रैक हो जाएगा, नामुमकिन समझिए। आप खुद इस चीज को एहसास करना कि आखिर क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा। इसका सॉल्यूशन यही है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं बच्चों एक ढंग से क्या करनी होगी, अब स्टडी करनी होगी। देखिए, प्रशासनिक संबंध, ठीक है, यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच कैसे प्रशासनिक संबंध है वो। अब बेसिकली इसमें क्या चीज आएगी, मैं आपको एक मोटा मोटा अनुमान बता देता हूं। ठीक है, प्रशासनिक संबंध में ये देखना है हमने बच्चों कि जैसे केंद्र ने किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाया, यानी भारत की संसद ने किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाया। अब क्या आपको ये लगता है कि केंद्र के लोग अलग हैं, यानी केंद्र के अलग नागरिक हैं? ऐसा तो है नहीं। इस देश में पूरे सब जो देश के लोग हैं वही केंद्र के लोग भी, वही राज्यों के लोग भी हैं। क्या केंद्र की अलग भूमि है, क्या केंद्र अलग लैंड अपना है उसका? ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार जो है वो ओवरऑल इंडिया के लिए है, और ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वो अपने स्टेट की होती है। तो केंद्र की ना अलग भूमि है, ना अलग कोई लैंड है, ना कोई इसके अलग सिटीजन है, कुछ इस टाइप का नहीं है। तो केंद्र अगर किसी विषय पे कानून बनाता है, राज्य अगर किसी विषय पे कानून बनाते हैं, तो उसके इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, उनको लागू करवाने की बात होती है। पार्लियामेंट वहां तक आपका साथ देगी जहां तक कानून बनाना है। अब लागू कौन करेगा? ये काम करती है एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका, अर्थात जिसको आप गवर्नमेंट बोलते हो, जिसकी सरकार होती है। कार्यपालिका क्या है? देखो, तीन पार्ट होते हैं, एक विधायिका होती है, एक अपने आप पे कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है, यानी एग्जीक्यूटिव होती है, एक लेजिस्लेचर होता है और एक जुडिशियरी होती है। ठीक है, कानून बनाने का काम कौन करती है? लेजिस्लेचर करता है, यानी पार्लियामेंट, यानी विधायिका करती है। ये बनाने के बाद इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, लागू कौन करेगा? ये लागू करने वाली जो संस्थाएं होती हैं इसी को सरकार बोलते हो, इसी को कार्यपालिका बोलते हो। समझ गए ना? कार्यपालिका क्या है? अभी देखियो सेंटर पे किसकी गवर्नमेंट है? भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनकी कार्यपालिका अभी सेंटर पे। स्टेट गवर्नमेंट किसकी है? पुष्कर सिंह धामी सरकार की है। तो स्टेट गवर्नमेंट में कार्यपालिका इनकी है। इसी प्रकार से अदर जो स्टेट होते हैं वहां पे उनकी गवर्नमेंट के जो सीएम होंगे उनकी कार्यपालिका होगी। ठीक है, तो अब देखना है सेंटर ने किसी विषय पे कानून बना लिया, उसको इंप्लीमेंट करना है। क्या राज्य कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे? यानी केंद्र अगर किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाती है तो लागू तो होना है पूरे देश में। अब देश का मतलब स्टेट हुए, सारे स्टेट हुए ना। तो स्टेट क्या ऐसा भी करेगा कि केंद्र के विषय पे, केंद्र ने जिस विषय पे लॉ बना दिया, क्या राज्य सरकार ऐसा कह सकती? ना, हम इस पे अपने वहां लागू नहीं करवाएंगे। क्या ऐसा कह सकती है? नहीं कह सकती। मैंने आपसे कहा है, अगर भारत सरकार यानी केंद्र सरकार यानी संसद अगर कहीं पे कानून बनाती है वो पूरे देश के लिए होता है, और उस कानून को इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी केंद्र की भी है, राज्यों की भी है। वो सब हम देखेंगे, और यही हमारा किसके अंदर आएगा बच्चों? प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग इस पर याद रखना, प्रशासनिक संबंध जो है भाग किसमें है? उसी में, किसमें? 11 में, जिसमें केंद्र राज्य संबंध है। और इसके जो आर्टिकल्स आते हैं बच्चों, अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल आते हैं, वो कहां से आते हैं? 256, यानी 256 से 263 तक के अनुच्छेद के अंदर किसका वर्णन किया गया है? अपने आप में 256 से 263 तक यहां किसका वर्णन किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध का क्या किया गया? वर्णन किया गया। अब पहला इसमें क्या लिखना है आपको? कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, यानी पहला क्या आएगा इसमें? कार्यकारी, हम शॉर्ट नोट बनाएंगे। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा। अभी तक आपने विधायी शक्तियां पढ़ी थी, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है ना। ऐसी कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका ये मतलब हुआ जैसे पार्लियामेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन लोगों ने कानून बना दिया अपने अपने सब्जेक्ट पे, अब उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, कैसे करेगा, वही है। यानी कार्यपालिका शक्तियों के बंटवारे का मतलब है उस कार्यपालिका जो उस कानून को लागू करेगी, क्या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, या बोथ करेंगे, यही। ठीक है, किस सब्जेक्ट में कौन से मैटर ऐसे होंगे जिसमें केंद्र की कार्यपालिका काम करेगी, कार्यपालिका मतलब जिसकी गवर्नमेंट है अभी जो उसको इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, ऐसे ही स्टेट में किसकी गवर्नमेंट है उसको इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, वही कार्यपालिका के सारे शक्तियों के अंदर सम्मिलित है। ठीक है, तो कार्यपालिका के अंदर तीन चीजें होती है बच्चों, ध्यान रखना। संघ सूची जिसमें कि केंद्र कानून बनाता है, उसमें केंद्र की कार्यपालिका जो है काम करेगी। यानी इसको ऐसे देखो, अर्थात संघ सूची, जिसमें संघ सूची आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बार बार आपको बताया था कि इस पे कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार। इस पे जो कार्यपालिका काम करेगी, यानी इस पे जो सब्जेक्ट है उस पे कोई कानून बने और कानून बनने के बाद उसको इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी संघ सूची के सब्जेक्ट पे किसकी होगी, अपने आप में केंद्र सरकार की, यानी भारत सरकार की होगी। और वो पूरे स्टेट में, पूरे भारत, पूरे देश के लिए वो क्या करेगी, कार्यपालिका उस सब्जेक्ट पे लागू करेगी। जैसे सपोज संघ सूची के अंदर कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा, ठीक है, कोई सब्जेक्ट जैसे बैंकिंग के लिए है, मुद्रा या बैंकिंग कोई भी है, तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की होगी ना। पार्लियामेंट ने तो कानून बनाया है, तो उसमें किसकी कार्यपालिका होगी, किसके ऑफिसर्स होंगे, किसके लोग होंगे, किसके एम्प्लॉइज होंगे, वो केंद्र सरकार के होंगे। ठीक है, यानी संघ सूची के विषय पे कार्यपालिका जो शक्ति होती है बच्चों, वो केंद्र की कार्यपालिका काम करेगी। ठीक है, यानी संघ सूची पे किसकी कार्यपालिका काम करेगी, केंद्र की कार्यपालिका क्या करेगी, यहां पर कार्य करेगी। ठीक है, इसी तरीके से राज्य सूची, ठीक है, ये इस पे काम करेगी राज्य की कार्यपालिका। यानी किसी स्टेट गवर्नमेंट ने किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाया जो उसके अंदर आता था, उस पे कौन लागू करेगा, उसमें उसके एग्जीक्यूटिव कौन होगा, वो राज्य की स्टेट गवर्नमेंट, और ये पूरे भारत के लिए होगा। ठीक है, पूरे भारत के लिए कहीं भी ये लागू हो सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, और राज्य सूची पर राज्य की कार्यपालिका उस स्टेट के अंदर काम करेगी। और तीसरा होता है बच्चों समवर्ती, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको स्टार कर देना, जहां बच्चों के फंसने के काम है। ठीक है, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि समवर्ती सूची पर बनाए गए कानून, इसको स्टार कर देना, समवर्ती सूची पर बनाए गए कानून पर किसकी कार्यपालिका काम करेगी, ये राज्य सरकार की करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें कई लोग सेंटर कर देते हैं, राज्य की कार्यपालिका, यानी किसी सब्जेक्ट, जैसे समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची किसका विषय है, दोनों का है, और शिक्षा पे कोई कानून बना दिया, जैसे नई शिक्षा नीति लागू करनी है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया, तो उस पर किसकी एग्जीक्यूटिव काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी उस पर काम। ठीक है, तो समवर्ती सूची पे राज्य की कार्यपालिका क्या करेगी बच्चों, काम करेगी, जब तक ये, ऐसा नहीं कि परमानेंट होगा, जब तक संसद कोई कानून बना के इसको चेंज ना करे या संविधान कोई ऐसा प्रावधान ना करता हो। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखो, जब तक संसद कोई कानून आगे इसे चेंज ना करे, जब तक संसद चेंज ना करे, तो समझ जाओगे, चेंज ना करे। ठीक है, ये था बच्चों कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा, कौन किस विषय पे किसकी कार्यपालिका होगी। ठीक है, दूसरा, राज्य व केंद्र के क्या दायित्व होंगे, सेकंड हेडिंग लिखो, राज्य व केंद्र के दायित्व। अगर कानून बन गए, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये भी हमें देखना है। ठीक है, सेकंड लिखो, राज्य व केंद्र के दायित्व, राज्य व केंद्र के दायित्व, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, क्या किसके दायित्व होंगे ये आपको भी पता होना चाहिए। देखो क्या दायित्व होते हैं मैं बताता हूं आपको, जैसे प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग ऐसे किया जाएगा। देखो अब दायित्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसमें ऐसे लिखना है आपको, इस तरीके से। ठीक है, दो तरीके से लिखना है। हर स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, वो अपनी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा, ऐसे करेगा, मैं आपको बताता हूं। देखो ऐसे लिखो, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग ऐसे किया जाएगा, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी यानी जो एग्जीक्यूटिव है उसकी। ठीक है, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे की। अब कैसे होगा, देखो अब आपको यहां से पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखोगे, संसद द्वारा निर्मित कानून का अनुपालन तथा राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान हो उसको क्या करेगा, लागू करवाएगा। यानी राज्य में जो राज्य की गवर्नमेंट है वो क्या करेगी,
पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया तो उसका अनुपालन, उसको लागू करवाना किसका काम होगा? स्टेट का काम होगा। यानी उसको लागू करवाएगी, उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। ऐसा नहीं कि ध्यान ही नहीं दिया, केंद्र ने कानून बना दिया, केंद्र के लोग काम कर रहे हैं, राज्य को कोई मतलब ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पहला क्या लिखोगे आप लोग? संसद द्वारा निर्मित कानून का अनुपालन और राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान। ठीक है, ये दोनों काम करेगी। देखो पहला क्या लिखोगे? संसद द्वारा बनाए गए विधान यानी कानून। ठीक है, बनाए गए कानून का अनुपालन यानी उसको इंप्लीमेंट वाली बात। ठीक है, यानी उसको अनुपालन करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाई अर्थात राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान है उसका अनुपालन, तथा राज्यों के वर्तमान विधान का अनुपालन। ठीक है, ये काम करेगी। अब देखो कैसे समझो, यानी राज्यों के विधान का अनुपालन भी होगा, यानी वर्तमान विधान जो भी है। अब कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें वहां संसद ने कोई कानून बना दिया, अब सेंटर ने उसको कानून को इंप्लीमेंट कर दिया पूरे देश में। उस इंप्लीमेंटेशन को देखने का काम किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। वो चेक करेगी कि हो रहा नहीं हो रहा ये अनुपालन। ठीक है, और उसके वहां अपने स्टेट में जो चल रहा उसका तो होगा ही होगा। इसको बोलते हैं मतलब साधारण दायित्व ही। देखो सिंपल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किसी स्टेट गवर्नमेंट की यानी स्टेट की एग्जीक्यूटिव की, तो साधारण दायित्व बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा बतो? राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित न करना, अर्थात इस सेकंड पॉइंट लिखो, अभी समझाता हूं। राज्य में केंद्र की कार्यपालिका को बाधित न करना, उसको मतलब बाधित यानी उसको काम रोक टोक ना हो, बाधित न करना। ठीक है, ये दो काम होते हैं बच्चों स्टेट गवर्नमेंट के इस मामले में, अर्थात इसको लिखो विशेष दायित्व, इसके ब्रैकेट में लिखो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात इसका क्या मतलब है? कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अब हो, ये पॉइंट इसका मतलब समझिए अभी क्या कहना चाह रहा है। देखो हो सकता है सेंट्रल लेवल पे किसी एक गवर्नमेंट की सरकार हो जिसको ए बोला गया, राज्यों में हो सकता है बी गवर्नमेंट हो और ये विपक्षी हो। ठीक है, यानी जिस पार्टी की सरकार सेंटर पे ये है हो सकता है कि उस स्टेट गवर्नमेंट पे वो नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है, कई स्कीम्स या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, विचारधारा का मतभेद होता है, विचारधारा का भेदभाव होता है, यानी अलग अलग थॉट्स होते हैं विचार के लेवल पे हर पार्टी के। ठीक है, बाई चांस इस पार्टी ने कोई कानून बनाया, उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए इसने कह दिया राज्य से, हो सकता है कि वो राज्य सरकार इसके थॉट्स को प्रभावित ना हो या पसंद ना करती हो इस पार्टी की जो पॉलिसीज है, या उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि अब मैंने क्या कहा, केंद्र की अलग लैंड या अलग नागरिक तो है ही नहीं, पूरे देश में वही तो लोग हैं, उन्हीं के लिए तो केंद्र कानून बनाएगा ना। तो अब हो सकता है कि इस स्टेट गवर्नमेंट को इसकी पॉलिसी पसंद ना आए, और ये जब इंप्लीमेंटेशन की बात आई तो हो सकता है कि ये कुछ ब्लॉकेज उत्पन्न कर दे ये स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो राज्य में केंद्र की कार्यपालिका को बाधित न करना ये संविधान ने कहा है, यानी विशेष दायित्व है कि अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया और उसकी एग्जीक्यूटिव स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे तो उसको डैमेज नहीं करेगा। जैसे अब हो सकता है कि कई विभाग होते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, अगर कुछ कर दिया किसी स्टेट में जाके सेंटर के एम्प्लॉइज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडी है, जो विंग है उसने, तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ भी बाध्यता उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है, अगर ऐसा करेगी तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा फिर बताता हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चों निर्देश हैं, अगर ये दो पॉइंट होते हैं तो केंद्र के निर्देश राज्यों के लिए बाध्यकारी होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो हैं अगर ऐसा होता है, ऐसा लिखो, केंद्र के ऐसे निर्देश राज्य हेतु बाध्यकारी, केंद्र के निर्देश, ये निर्देश जो होते हैं, ठीक है, राज्य हेतु बाध्यकारी, राज्यों को करना ही करना पड़ेगा अगर सेंटर ने बोल दिया तो, ये वाले निर्देश। ठीक है, बाध्यकारी। अगर बाई चांस नहीं करा तो एक अनुच्छेद है 365, उसको क्या होने लग जाता है, मतलब अपने आप में वो हलचल उत्पन्न हो जाती है। वो कहता है 365, यानी आर्टिकल 365 क्या कहने लग जाएगा फिर कि स्टेट गवर्नमेंट जो है केंद्र के कानून को या केंद्र की जो कार्यपालिका उसको बाधित कर रही है, ब्लॉक कर रही है, सही से काम नहीं करने दे रही है, तो मुझे एक्टिव होना पड़ेगा। और ये एक्टिव हो गया तो आर्टिकल 365 जैसे ही एक्टिव होगा वो कहेगा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय जो कानून है या केंद्र जो संविधान है, वो संविधान के तहत जो उसको दायित्व दी गई उसका पालन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए राज्य में संवैधानिक तंत्र से सरकार नहीं चल रही। वो ये कहेगा, कौन? 365, और कहेगा क्या लगा दो, 356 लगा दो। ऐसे 356 निकल के बाहर
बाहर आता है। और 356 का मतलब है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। आर्टिकल 356 फिर बाहर आ जाएगा। वो ये बोलेगा, वो क्या बोलेगा, राज्य जो है केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा 365, और राज्य का संवैधानिक तंत्र जो है फेल हो चुका है, इसलिए राज्य सरकार फेल हो चुकी है। अब सेंटर को अपने हाथ में शासन लेना चाहिए और 356 को एक्टिव कर देना चाहिए। 356 होता है कि अपने आप में राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, ठीक है। वो तो बात की बात है, तो ये बाध्यकारी है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा बच्चों देखना, राज्यों को कुछ सिंपल निर्देश भी केंद्र सरकार देती है। जैसे राज्यों को कैसे सिंपल से निर्देश भी केंद्र सरकार द्वारा क्या किए जाते हैं, बीच में दिए जाते हैं। तो लिखो राज्यों को साधारण निर्देश, यानी राज्यों को कौन से निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। राज्यों को निर्देश, राज्यों को निर्देश। अब आपको कि सर ये क्या हुआ, कौन से निर्देश है राज्यों को? राज्यों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं बच्चों, जैसे जो कम्युनिकेशन के मीडियम है, संचार के साधन है, उनका रख रखाव करना, या उनको सही साधन बनाए रखना हो, उनका रख रखाव करना, ठीक है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी संचार के साधन जो भी है, सड़क वड़क, ये वो, उनको रख रखाव करना, क्योंकि है सेंटर का, ठीक है। संचार के साधन का रख रखाव, ठीक है, करना, क्योंकि ये सेंटर की। इसके अलावा रेलवे की संपत्ति की अपने आप में क्या करना, देख रेख, रेलवे संपत्ति की देख रेख, ये सब स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। ये सेंटर के निर्देश होते हैं, क्योंकि सेंटर की प्रॉपर्टी है, तो देखना तो स्टेट नहीं है। तीसरा, कोई एसटी वर्ग है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके लिए विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन करना, और प्राथमिक शिक्षा में जो अल्पसंख्यक हैं भाषाई, उनको मातृभाषा में शिक्षा देना, ठीक है। लिखो एसटी हेतु, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखो फोर्थ, भाषाई अल्पसंख्यक, जो उस राज्य में, राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ठीक है। लिखो राज्य के भाषाई अल्पसंख्यकों को, राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक यानी जो माइनॉरिटी होती है लैंग्वेज, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, भाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा कर दो, या मातृभाषा को सिखाना, जो भी लिखते हो, अर्थात अल्पसंख्यक को मातृभाषा में शिक्षा लिख दो, ठीक है। ये होते हैं बच्चों राज्य व केंद्र के दायित्व, ठीक है। यानी कि राज्य सरकार को क्या क्या दायित्व दिए गए, नहीं होगा तो 356 एक्टिव हो जाएगा, और उसके अलावा ये जो है विशेष प्रावधान, ठीक है। सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड, इसके बाद कई बार क्या होता है, देखो कुछ नोट करके लिखना है आपको, ठीक है। 2 पॉइंट नोट करके लिखना। अब जैसे मैंने कह दिया कि राज्य केंद्र ने कानून बनाए, राज्य को देखना है भाई उसको मतलब राज्य सरकार कोई बाधित ना करे केंद्र के कानूनों को वहां इंप्लीमेंट होने से। कुछ नोट पॉइंट लिखो, ठीक है। पहला नोट आपको लिखना है, राज्य सरकार की सहमति पर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने सहमति दे दी और केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को राज्य को सौंपा जा सकता है। यानी अगर सेंटर के पास कोई काम है, एग्जीक्यूटिव सेंटर होगा, उसमें इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी सेंटर की होगी। अगर राज्य सरकार से पूछा गया केंद्र के द्वारा कि आप इस काम को अपने स्तर से करवा दीजिए, राज्य ने कहा ठीक है मैं करा दूंगा, तो राज्य की सहमति पर केंद्र की कार्यकारी को राज्य को कौन सौंप सकता है, अगर क्वेश्चन आता है तो राष्ट्रपति, ठीक है। ध्यान रखना, नोट करके लिखो, राज्य सरकार की सहमति पर, राज्य की सहमति पर, ठीक है, केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को राज्य को कौन सौंप सकता है, राष्ट्रपति की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी काम को, एग्जीक्यूटिव का कोई काम होगा, ठीक है, काम को उस राज्य को जहां जिसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, राज्य को सौंप सकता है। यानी राज्य से कहा आप करो, ये करेगा तो राष्ट्रपति, ठीक है। यानी राज्य ने सहमति दे दी और राष्ट्रपति इसको क्या करेगा, सौंप सकता है। इसी प्रकार से दूसरा नोट लिखो, केंद्र कार्यकारी कार्यों को राज्य द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु प्रावधान कौन कर सकता है, संसद कर सकता है, ठीक है। लिखो केंद्र की कोई कार्यकारी, ठीक है, केंद्र कार्यकारी को राज्य की सहमति पर, ब्रैकेट में लिख देना, राज्य की सहमति पर, केंद्र की कार्यकारी को राज्य द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु, राज्य द्वारा निष्पादित मतलब होता है जो उसको इंप्लीमेंट किए, ठीक है, निष्पादित किए जाने हेतु कानून, ये कौन बनाएगा,
संसद बनाएगी। यानी संसद ने ये कह दिया कि यार राज्य से कह दिया, रिक्वेस्ट की या राज्य ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं कर दूंगा, आप राज्य को दे दो उसका काम, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया केंद्र की कार्यकारी पे केंद्र कानून बनाएगी संघ सूची पे, राज्य की कार्यकारी पे राज्य सरकार की कानून पे जो है राज्य सरकार की कार्यपालिका काम करेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैटर केंद्र का होता है, राज्य से कहा कि यार आप कर दो, राज्य ने एक्सेप्ट किया तो राज्य को कहेगा ले तू कर ले, राष्ट्रपति समझा लेगा और संसद इसके संबंध में क्या बना सकती है, लॉ कानून बना सकती है। ठीक है, एक तीसरा नोट लिखो बच्चों, केंद्र कार्यकारी कार्यों को राज्य द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु, ठीक है, जो मन पर प्रावधान कौन सकता है, संसद कर सकता है। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट लिखो, केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में कराता कौन है, राज्यपाल कराता है। ठीक है, लिखो यहां पे इसी में लिखो, केंद्र की सहमति पर, अब उल्टा हो गया। ठीक है, अभी तक राज्य की सहमति था ना, अब केंद्र की सहमति पर लिखो, केंद्र की सहमति पर राज्य के कार्य, उसके कार्य को राज्य में कौन कराएगा, राज्यपाल। ठीक है, केंद्र की सहमति पर उसके कार्य राज्य में कराएगा राज्यपाल। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला पॉइंट, फिर भी लिख लो। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हर किसी को अपनी अपनी कार्यकारिणी दी है, अगर इन्होंने चेंज कर दिया कि आप मेरे विषय पे बनाओ तो फिर वो राष्ट्रपति और संसद ये काम सब कर लेती है और राज्यपाल उसको करवाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगला पॉइंट लिखो बच्चों, थर्ड पॉइंट लिखो, केंद्र राज्य का सहयोग भी दिखता है कई जगह, केंद्र ये सब संबंध है। ठीक है, राज्य सहयोग, यानी केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग भी देखने को मिलता है। और उसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे पहला लिखो अंतर्राज्यीय परिषद, मैंने आपको पढ़ाया था ये। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये आर्टिकल 263। ठीक है, और पहली बार गठन कब हुआ था इसका, 1990 में। ठीक है, और कौन इसका गठन करता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, बाकी मैंने सब पढ़ा रखा है, इसमें राज्यों के लोग होते हैं, आपसी उनके विवाद जो सॉल्यूशन होते हैं, विकास के संबंध में काम होते हैं, मतभेद होते हैं, एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को समझना होता है, उसको और बेहतर बनाने के लिए इनके बीच डिस्कस होते रहते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद है जो इनके मध्य सहयोग का एक क्या है, अपने आप का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसी तरीके से लिखो अंतर्राज्यीय नदी विवाद हेतु न्याय निर्णय, इनका प्रावधान कौन करता है, संसद करता है। ठीक है, लिखो नदी, अंतर्राज्यीय नदी विवाद के न्याय, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, निर्णय हेतु प्रावधान ये संसद करती है, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी नदी के पानी को लेकर विवाद हो गया उत्पन्न, तो उसके लिए जो डिसीजन न्याय वगैरह करना है क्या होगा, वो कौन कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, ये सहयोग के इनके क्या है, बिंदु है। अगला लिखो बच्चों अखिल भारतीय सेवाएं, फोर्थ लिखो, ये सब वो है केंद्र राज्य संबंधित। ठीक है, अब आपको पता होगा अखिल भारतीय सेवाएं, प्रशासनिक संबंध। ठीक है बच्चों, ये अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इनका पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे पूर्णतः किसका नियंत्रण होता है, नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, सब किसका रहता है, पूर्ण नियंत्रण केंद्र का रहता है। ठीक है, पूर्ण नियंत्रण केंद्र। अब समझाता हूं कैसे, रुकूं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, पुलिस सर्विस, इसके बाद में एक और जोड़ी की थी IFS। ठीक है, ये फॉरेस्ट सर्विस। पूर्ण नियंत्रण किसका होगा, केंद्र का। लेकिन ये जो बंदे पोस्टेड हैं अभी जहां पे, यानी तत्काल रूप से, तात्कालिक नियंत्रण इस पे राज्य सरकार का रहता है। ठीक है, नियंत्रण किसका रहता है, राज्य का रहता है। तो अखिल भारतीय सेवाएं भी केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों को क्या करती है, तय करती है बच्चों। क्यों, क्योंकि इसमें देखो पूर्णतः नियंत्रण किसका है, केंद्र का। और कई बार ये आरोप लगते आए हैं केंद्र के एजेंट के रूप में ये लोग राज्यों में काम करते हैं, ऐसे भी राजनीतिक विज्ञान के में जो है आरोप लगते आए हैं। वो कहते हैं कि केंद्र नियंत्रित करता है, केंद्र अपने हिसाब से इनको यहाँ भेजता है, केंद्र अपने हिसाब से इनको ऊपर बुलाता है, ये सब। ठीक है, क्योंकि तात्कालिक नियंत्रण तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, बट मेनली देखा जाए अपॉइंटमेंट UPSC से निकल के आ रहे हैं तो केंद्र से ना। तो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं बच्चों, इस पे भी केंद्र राज्य के संबंध बहुत हद तक क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन करता है, राज्यसभा कर सकती है। ठीक है, नोट करके लिखो, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय सेवाओं का गठन, सेवाओं का गठन ये कौन कर सकता है, केवल और केवल राज्यसभा। ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 312। देखो
कई प्रकार की जॉब होते हैं, जैसे सेंटर में एसएससी वगैरह है, ये जैसे एसएससी वगैरह से जो एग्जाम निकलते हैं, बैंकिंग के जो निकलते हैं, ये सब जो एसएससी वगैरह के निकलते हैं वो क्या होता है, सेंटर के एम्प्लॉयज होते हैं, सेंटर पे काम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हैं या स्टेट के राज्य लोक सेवा आयोग हैं, यहाँ के एम्प्लॉयज कहाँ काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसे हैं बच्चों जो ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज होती हैं, इनको नियुक्ति या इनके अपॉइंट मतलब जो इनकी भर्ती प्रक्रिया वो करता तो केंद्र है, नौकरी कहाँ करते हैं, राज्यों में करते हैं। तो ये भी आरोप लगते आए हैं कि केंद्र के एजेंट के रूप में लोग काम करते हैं, वो तो फिर अलग मुद्दा हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला लिखो बच्चों, लोक सेवा आयोग। ये भी कहीं ना कहीं केंद्र राज्य के संबंध को क्या करता है, अपने आप में प्रशासनिक संबंध। कहने का मतलब जहां केंद्र राज्य के एक या चाहे अपॉइंटमेंट के मुद्दे पे हो या कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई एक केंद्र का आ गया, एक राज्य का आ गया, तो वहां पे प्रशासनिक सेवा, लोक सेवा मतलब वो संबंध बता रहा है। ठीक है, देखो अब जैसे लोक सेवा आयोग है, अब आप कहोगे सर इससे क्या प्रशासनिक संबंध होगा, कहीं ना कहीं देखना इसमें स्टेट और सेंटर के कोई ना कोई इसमें इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, अब कैसे, देखो जैसे लोक सेवा आयोग है, इसके सदस्यों व अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, आपको पता होगा। ये देखो सदस्य, अध्यक्ष भी लिख दो यहाँ, अध्यक्ष प्लस सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, राज्य में जो होते हैं ये करते हैं बच्चों राज्यपाल। इतना तो ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट जो मेन क्वेश्चन आता है इसके बाद वो क्या आता है, जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, इनको पद से कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। पद से हटाने का काम राष्ट्रपति। इसीलिए कह रहा हूं कि अब देखो राष्ट्रपति तो सेंटर के लेवल के हिसाब से देखा जाएगा, राज्यपाल स्टेट के हिसाब से देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग भी प्रशासनिक संबंध इनके तय होते हैं। ठीक है, अब संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है, संसद कर सकते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त यानी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग अगर होगा तो उसको बोलेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो गठन होगा वो कौन करेगी, संसद करेगी। अब काम तो कहाँ करना है, इसने स्टेट में करना है, गठन कौन कर रहा है, पार्लियामेंट कर रही है, और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ब्रैकेट में लिखो अध्यक्ष प्लस सदस्यों की नियुक्ति। इसके जो नियुक्त होते हैं वो कौन किसके द्वारा होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखिए इन केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध में राज्य भी है और सेंटर भी है। अब आप राज्य और सेंटर कैसे है कहोगे, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग देखो ये राज्यों में काम कर रहे हैं, नियुक्ति अगर राज्यपाल कर रहा है तो पद से राष्ट्रपति हटा रहे हैं, इसलिए। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों जो संघ लोक सेवा आयोग है वो राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है, राज्यपाल के अनुरोध पे और राष्ट्रपति की सहमति पे। नोट करके लिखो, नोट करके संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूपीएससी राज्य की आवश्यकता अनुसार राज्यपाल के अनुरोध पे कार्य कर सकता है, जबकि इसके लिए राष्ट्रपति सहमति देगा। ठीक है, यूपीएससी राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य, लेकिन कब, राज्यपाल से के अनुरोध पे, राज्यपाल के अनुरोध पे। ठीक है, लेकिन सहमति किसकी, कौन परमिशन देगा ऐसा करने को, राष्ट्रपति। ठीक है, देखो बॉडी कहाँ की है, सेंटर की है, अनुरोध कौन कर रहा है, स्टेट वाला, काम कहाँ करेगा, कह रहा है राज्य में, सहमति कौन देगा, राष्ट्रपति। इसीलिए कहीं ना कहीं दोनों का इसमें अपने आप में मेल जोल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, एकीकृत न्याय व्यवस्था। 6th पॉइंट लिखो, एकीकृत न्याय व्यवस्था। हमारे देश में न्यायपालिका एकीकृत है। ठीक है, यानी वो ऐसा नहीं कि राज्यों के अलग अलग न्यायालय, सेंटर का अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो केंद्र का ही न्याय, एकीकृत न्याय व्यवस्था। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं केंद्र राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध है उसको प्रभावित करता है। कई बच्चों को लगता है कि सर हमारे देश में क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब हैं, तो एकीकृत न्याय व्यवस्था कैसे हुई। ठीक है, अभी बताता हूँ। देखो एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकीकृत न्याय व्यवस्था, अब देखिए दिखता तो है, लगता है कि यार हाँ ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर नीचे हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ऐसे ही दिखता है ना आप लोगों को। जैसे कई लोग सोचते हैं कि ये एकीकृत कैसे हुई, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ये सब है, ये कैसे हुआ। देखिए आप किसी भी जगह जाइए, अंतिम निर्णय कहाँ किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा। हाई कोर्ट वगैरह जो बने हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, वो इतना बड़ा देश है, इतना सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं इसके बर्डन को कम करने के लिए, त्वरित न्याय के लिए, न्याय जल्दी मिले, इस चीज़ के लिए भले ही वो है। हालांकि अभी भी आप देखेंगे लाखों से लाखों के स्पेंडिंग पड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि इतना बर्डन है न्यायपालिका पे, तो वो होता ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनके डिसीजन को अंतिम रूप से कहीं ना कहीं आप यहाँ जाने की आपका स्वतंत्रता
है और इसके निर्णय को यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप फिर कहीं चैलेंज नहीं कर पाओगे, यानी कहीं ना कहीं हमारे देश में क्या है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। तो ये भी प्रशासनिक संबंधों को तय करता है। वो कैसे करता है, देखो जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, लिखो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये कौन करता है, अपने आप में राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और किसके परामर्श पे करेगा, ब्रैकेट में लिखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पे, ठीक है, राज्यपाल के परामर्श पर। जैसे कल आपने देखा होगा यहाँ पर तीन नए अपने आप में न्यायाधीश मिले हैं हाई कोर्ट को, तो वो राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करता है, लेकिन परामर्श किसका रहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पे रहता है, ठीक है। अब आप कहोगे देखो प्रशासनिक संबंध कैसे, प्रशासनिक शब्द हाई कोर्ट कहाँ पे है, राज्यों में है, नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, ठीक है। और किसके परामर्श पे कर रहा है ये, अब इनको पद से हटाना है या स्थानांतरण करना है, अर्थात ट्रांसफर यानी स्थानांतरण प्लस पद से हटाना, पद से हटाना ये किसके माध्यम से होता है, राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। अब राष्ट्रपति कहाँ बैठता है, सेंटर में, ठीक है, माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में राज्य और उसकी प्रशासनिक संबंध को मतलब क्या करता है, नोटिफाई करता है, ठीक है। इसके अलावा लिखो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना कौन कर सकता है, एक ही उच्च न्यायालय वो संसद कर सकती है, ठीक है। एक पॉइंट लिखो 2 या अधिक राज्यों हेतु, 2 या अधिक राज्यों हेतु एक न्यायालय, एक ही न्यायालय। जैसे अभी महाराष्ट्र वगैरह देखोगे कई न्यायालय ऐसे हैं जिनके पास एक ही न्यायालय, ये कौन कर सकता है, संसद द्वारा इसका प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है। कई राज्य ऐसे जहां एक ही न्यायालय है 2 या 2 से अधिक राज्यों का, वो देखना। इसके बाद नेक्स्ट लिखना है बच्चों आपातकालीन उपबंध, यानी जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है उसमें केंद्र और राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध होते हैं वो किस तरह से प्रभावित होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट लिखो आप लोग आपातकालीन उपबंध, ठीक है, 7th लिखो, 7th 8th जो भी है आपात उपबंध। अब आप कहोगे सर आपात उपबंध क्या होते हैं, देखो 3 प्रकार की इमरजेंसी इस देश में लगती है, ठीक है, लग सकती है। आर्टिकल 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। 352 के तहत जो है नेशनल इमरजेंसी, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, आपको अलग से पढ़ाऊंगा, राष्ट्रीय आपात लगता है, ठीक है। 356 मैंने हल्का सा आपको आइडिया दिया, राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है और राज्य की कार्यकारिणी है उसकी समस्त शक्ति किस में चली जाती है, राष्ट्रपति में चली जाती है, ठीक है। और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो उसमें केंद्र जो है राज्य को वित्तीय मामलों में निर्देशित कर सकता है, ये, ठीक है। अब राष्ट्रीय आपात में क्या होगा, ध्यान रखना, केंद्र किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश दे सकता है, ठीक है। लिखो केंद्र किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश दे सकता है, ठीक है। तो उसमें अगर राज्यों को निर्देश दे रहा है तो राज्यों को अच्छा नहीं लगेगा, राज्यों को लगेगा कि सेंटर हमें निर्देश दे रहा, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक संबंध उनके प्रभावित होते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लग जाता है तो राज्य की कार्यकारिणी शक्ति, राज्य की कार्यपालक शक्ति किस में चली जाएगी, राष्ट्रपति पे की शक्ति किस पे चली जाएगी, राष्ट्रपति पे, ठीक है, यानी राष्ट्रपति। और इसका प्रयोग वो खुद करे या अपने किसी सबऑर्डिनेट के माध्यम से करे, वो उस पर डिपेंड है। और वित्तीय आपात के समय क्या करेगा, केंद्र राज्यों को निर्देश देगा, केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश, राज्यों को वित्तीय मामले में निर्देश क्या किए जाते हैं, निर्गत किए जाते हैं। वो कहेगा कि अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कट करो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है। हालांकि अब इस देश में कभी ऐसा हुआ नहीं और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि अब मतलब इमरजेंसी किसी भी प्रकार की लगे, चाहे वो ये हो या ये हो, कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो वित्तीय आपात अभी इस टाइप से चीज़ें हुई नहीं है। और इसके अलावा केंद्र कहेगा कि जो राज्य के अपने परिसंपत्तियाँ एसेट्स हैं उसको अधिग्रहण करोगे, अगर किसी के पास है वो भी उसको क्या किया जा सकता है, निर्देश दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, एक कुछ अन्य उपबंध है, ठीक है। एक पॉइंट लिखो 8th अन्य उपबंध, इसमें एक पॉइंट है आर्टिकल 355, ठीक है।
इसका जो है आर्टिकल 355 में एक खास बिंदु है, आपको ध्यान रखना होगा। 355 क्या कहता है, केंद्र जो है, केंद्र का दायित्व होगा कि बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा। कौन? केंद्रीय संविधान कहता है, ठीक है। तो दूसरा जो इसके अलावा इसका दायित्व है, मतलब ये एक पॉइंट और यहां पे आपको पता होना चाहिए, केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य का शासन संवैधानिक तरीके से चल रहा, संवैधानिक तरीके से चल रहा है। ये कौन तय करेगा बच्चों? केंद्र द्वारा उसको तय किया जाएगा, यानी ये अन्य उपबंध के अंदर आता है, ठीक है। एक ऐसी लास्ट पॉइंट, आपको 2 पॉइंट और बताता हूं। एक 9वां पॉइंट लिखो, राज्यपाल की नियुक्ति। कभी कभार राज्यपाल की नियुक्ति को लेके भी बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्ति मिल रही है और राज्यपाल केंद्र के इशारों पे कार्य कर रहा है, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे 9वां पॉइंट लिखो, राज्यपाल की नियुक्ति। ये भी केंद्र और राज्य के बीच कहीं ना कहीं प्रशासनिक संबंध को प्रभावित करता है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है? राष्ट्रपति के द्वारा, पता होगा आपको। और इसका कार्यकाल कितना होता है? जब तक राष्ट्रपति चाहे, यानी केंद्र सरकार जब तक चाहे तब तक इनका कार्यकाल रहता है। और ये ये कहाँ से काम करते हैं? केंद्र में। कोई फिक्स टाइम पीरियड है नहीं इनका, 5 साल 4 साल, वो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो पद पे बैठे रहेंगे। और कहाँ काम कर रहे हैं? राज्यों में काम कर रहे हैं। राज्य की कार्यपालिका को अच्छी तरह से जानते हैं, उनका हेड होते हैं, और कहाँ से आए हैं? केंद्र से आए। इसीलिए कभी न कभी इस पे भी क्या लगते हैं? आरोप लगते हैं, ठीक है। और एक और आप लोग लिख लो इसमें, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, 10th पॉइंट लिखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आयुक्त, इसकी नियुक्ति करता है बच्चों राज्यपाल, ठीक है। और पद से हटाता कौन है? राष्ट्रपति। हटाता है कौन? राष्ट्रपति। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये चीजें थी आपकी प्रशासनिक संबंध में, ठीक। अब हमारा जो कानूनी संबंध है, वैधानिक संबंध है, वो एंड हो गया, हमारा प्रशासनिक संबंध एंड हो गया। और इसके बाद अंतिम हमारा जो बचता है बच्चों, वो क्या बचता है अपने आप में? इनका वित्तीय संबंध। तो एक बहुत मेजर टॉपिक, बहुत बड़ा पार्ट एंड हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट के साथ वो एंड होगा। इसके फैक्ट आप चाहे दृष्टि से पढ़ो, चाहे आप लुसेंट से पढ़ो, चाहे घटना चक्र से पढ़ो, किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। आर्टिकल ही पढ़ने पड़ेंगे, औषधि शक्ति किसमें है, ये किसमें है, वो हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।